डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ी शांति की उम्मीद। 40 दिन से जारी जंग के बाद अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर बनी सहमति। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे लोग। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले जारी। असम, केरल और पुडुचेरी में कल होगी वोटिंग। एक ही चरण में मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। सभी मतदान केंद्रों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने ग्रेटर आगरा परियोजना का किया शुभारंभ। 5,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 10 टाउनशिप। सीएम योगी बोले, दूसरा नोएडा बनेगा आगरा। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर रोड मैप 2.0 पर पीएम से की चर्चा। सीएम साय ने नक्सलवाद समाप्ति पर पीएम का जताया आभार। प्रधानमंत्री को बस्तर दौरे का दिया निमंत्रण। कानपुर किडनी कांड में बड़ी गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर परवेज सैफी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के एवज में मिले रुपए होने का शक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया है। उन्होंने आगे कहा, हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होंगे। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्र एकता बनाए रखने और जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखें। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। ये सीज फायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। ईरान में सीज फायर के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि बिना दूतावास से संपर्क किए कोई भी व्यक्ति किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर न जाए। सीज फायर को लेकर ट्रंप ने कहा कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेरेक ने कहा कि हमने एसआईआर के मुद्दे पर समय मांगा था, लेकिन मीटिंग के दौरान हमारे साथ खराब व्यवहार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक सुबह 10:02 पर शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक डेरेक ओब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी दी। वो कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। उधर विपक्षी दलों ने शाम को 4:45 पर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, आप, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, सीपीआई-एम और सीपीआई के नेता शामिल होंगे। टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने सुबह 10:20 पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। चुनाव आयोग की टीएमसी को 2 टुक। बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब
91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और टीएमसी को निशाना बना रहा है। चुनाव आयोग ने पीछे के दरवाजे से राज्य प्रशासन और पुलिस पर कब्जा कर लिया है। Listen to this. EC straight talk to Trinamool Congress. Tamane EC spoke to us. This time elections will be in West Bengal will be fear-free, violence-free, inducement-free, without any chappa booth jamming. Eta ke pathiyeche? Eta Chief Election Commissioner media ke pathiyeche ki pataini? Chor, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by secretary. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out. Manish Kumar, we কার সাথে টাকা খেলছো জানো না এটা মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति पर निशाना साधा है। दरअसल रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस संबंध में जवाब देते हुए कई बड़े दावे किए, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम में तकरार को महज दिखावा करार दिया है। चुनाव हो रहा है, असम चुनाव में 2-3 बातें जो है वो नोटिस करने लायक है। सबसे पहली बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहां पर मुख्यमंत्री है, काफी मशहूर है, काफी पॉपुलर मुख्यमंत्री है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम का 77 टाइम्स दौरा किया है, जो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने असम को कितना सीरियसली लिया था। जो विकास वहां पर रुका हुआ था, जो विकास की गाड़ी बहुत सालों साल से वहां पर रुकी हुई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दुरुस्त करने का काम किया है। अच्छा, ये सवाल उठता है कि वहां आदिवासियों को दरकिनार किया गया, आदिवासियों की स्थिति नहीं है। जैसे जेएमएम अब चुनाव में उतरी है, बारंबार आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन का अगर प्रचार का आप स्टाइल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि असम में जब हेमंत सोरेन जी गए हैं तो असम के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हेमंत सोरेन जी की चर्चा बिल्कुल नहीं है, और हेमंत सोरेन जी की चर्चा केवल और केवल झारखंड में हो रही है। यानी कि वो इंटरव्यू झारखंड के चैनल्स को दे रहे हैं और उनके रैली का प्रचार प्रसार जो वो झारखंड में चल रहा है। देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है ये कोई महागठबंधन नहीं बल्कि ये महाठगबंधन है, और यह गठबंधन शुरू से ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बना था। इनके पास कोई भी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक जो है वो चीज थी नहीं। और जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, चाहे हम बिहार चुनाव की बात करें, वहां पर भी इन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम समीक्षा करेंगे, राजद को बाहर करेंगे यहाँ से, परंतु कुछ नहीं हुआ। असम के चुनाव में भी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह नजर आए तमाम मुद्दों पर बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, सवाल ये था, क्या असम चुनाव के बाद जेएमएम और कांग्रेस वाकई में झारखंड में भी अलग होने की कगार पर है? तो इस सवाल का जवाब भाजपा की तरफ से साफ मिला है कि ये राजनीतिक नौटंकी है, ये कहना है भाजपा का। देखना होगा आने वाले समय में स्थिति क्या होगी। वहीं भाजपा और जेएमएम की गठबंधन का कोई सवाल नहीं, ऐसा प्रवक्ता कहते हैं। आगे आने वाले समय में भी देखना होगा वाकई में स्थिति क्या होती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन है। भारत की कुल आबादी का 16-17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कृषि योग्य भूमि भारत में 11% उत्तर प्रदेश के पास है। इस 11% में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्तर प्रदेश करता है। सीएम योगी ने कहा कि थोड़ा प्रयास करने पर परिणाम कैसे आते हैं। गत 9 वर्ष में हमने कृषि विकास दर को उत्तर प्रदेश में 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमने गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में आज वो शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में कुल 55% गन्ने का उत्पादन कर रहा है। एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। हमने गन्ना किसानों को ही लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित कराई है।
आज हम लोग अकेले गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी, आज वे शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना 2.25 लाख करोड़ तक ये पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को बड़ी सौगात दी है। ग्रेटर आगरा योजना के तहत 5,142 करोड़ रुपए की लागत से 10 आवासीय टाउनशिप का शिलान्यास किया गया है। रायपुर और रहनकला में बनने वाले ये टाउनशिप आगरा के विकास को नई दिशा देंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा परियोजना का भव्य शुभारंभ किया। लगभग 449.65 हेक्टेयर भूमि पर 5,142 करोड़ रुपए की लागत से 10 आधुनिक आवासीय टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सीएम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमि पूजन कर परियोजना का शिलान्यास किया और टाउनशिप के 3D मॉडल का अवलोकन भी किया। साथ ही बटन दबाकर 1,324 करोड़ रुपए की 324 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रेटर आगरा योजना के तहत बसने वाला ये क्षेत्र आने वाले समय में दूसरा नोएडा बनेगा। यहाँ आधुनिक सड़कें, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, पुल और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि टाउनशिप का नामकरण सनातन परंपरा की 10 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी आदि के नाम पर किया जाएगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि डीपीआर मिलने के बाद यमुना नदी पर टाउन स्ट्रीम में रबर डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर के विकास को और गति मिलेगी। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विरासत भी और विकास भी के मंत्र पर सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में कई केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। के अंदर लागू होता है। कांग्रेस ने 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान दिए थे। मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प गूंजेगा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा और बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। यह मोदी जी ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, भारत सुरक्षित भी है, समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त भी कर रहा है और साथ साथ विरासत का सम्मान भी कर रहा है। मथुरा, वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की नई आभा को आगे बढ़ाया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वां अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 25वां ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर पुरुष एवं महिला का आयोजन 8 से 12 अप्रैल 2026 तक उत्तराखंड के टिहरी झील में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP की पहल पर 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने कहा, प्रतिभागियों को भी जो प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों, अपने अपने संगठन का नाम रोशन कर एक नई पहचान स्थापित करेंगे। वास्तव में आप सभी जाबाज जवान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने समर्पण और साहसिक खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन न केवल आप सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि राज्य को साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्र में एक वैश्विक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे पुलिस बलों के वीर जवान, खेल प्रेमियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं।
ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित रहने वाले सभी जाबाज पुलिस जवानों के बीच आज इस वर्चुअल माध्यम से आप सभी के बीच आप सबसे जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, मौसम की खराबी के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन सच में जैसा अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मन भी वही है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मैं आप सबके साथ हूं। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कैकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास के लिए बस्तर रोड मैप 2.0 का खाका प्रस्तुत किया। इस दौरान नक्सलवाद समाप्ति पर आभार भी उन्होंने जताया। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर में अब शांति स्थापित होने के बाद सरकार का फोकस तेजी से विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। रोड मैप 2.0 के तहत कृषि, सिंचाई, पर्यटन और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियत नेल्ला नार योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकांश गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। वहीं सड़क, बस सेवा और सिंचाई परियोजनाओं से क्षेत्र में नई गति आई है। मुख्यमंत्री ने बस्तर में आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आजीविका योजनाओं, क्लस्टर विकास और बस्तर मुन्ने शिविरों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री को बस्तर दौरे का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के मार्गदर्शन में बस्तर अब विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान भाजपा स्थापना दिवस की शुभकामनाएं उन्हें दी। दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों, भविष्य की रणनीतियों और देश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और जनसेवा के कार्यों को नई दिशा मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण की प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक बार पुनः उन्हें माता रानी के दरबार में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां कामाख्या की कृपा से झारखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही उनकी कामना है। कानपुर के बहुचर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रावतपुर पुलिस ने इस मामले के अहम आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार परवेज सैफी इस पूरे रैकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इससे पहले डॉक्टर अफजल के साथ उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों नोटों के ढेर के साथ बैठे दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो
पारुल के ऑपरेशन के बाद मिली रकम के साथ बनाया गया था। जांच में ये भी सामने आया है कि परवेज सैफी ने ये वीडियो कल्याणपुर स्थित एक होटल में शूट किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, जो इस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार परवेज सैफी एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और इस किडनी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कानपुर में बहुचर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक नया मोड़ आया है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अफजल और सैफी दो लोग नजर आते हैं, जो कि बेड पर नोटों की गड्डियों को बिखेरे हुए एक वीडियो बनाते हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के कानपुर पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी। लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और फरार चल रहे थे। लेकिन पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने सैफी को धर दबोचा है, जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था। आप देखते हैं कि आगे पुलिस इसमें क्या कुछ खुलासा करने वाली है। एटन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डोनर आयुष और खुद को डॉक्टर बताने वाले आरोपी अली के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट में डोनर ऑपरेशन की तारीख पूछ रहा है, जबकि दोनों के बीच पैसों के लेन देन की भी चर्चा हो रही है। इस वायरल स्क्रीनशॉट के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच तेज हो गई है। अब ये चैट पूरे सिंडिकेट के नेटवर्क और अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट की परतें खोल सकती है। कानपुर का अवैध किडनी ट्रांसप्लांट बहुचर्चित कांड है। इस मामले को अब साइबर अपराध से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज सामने आई है जो पूरी तरीके से हिलाकर रख देने वाली है। जिन लोगों से किडनी खरीद फरोख्त की बात की जाती थी, उन लोगों को पहले टेलीग्राम के माध्यम से एक चैनल बनाया गया था, उस पर लोगों को जोड़ा जाता था। उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाता था, ऐसा तबका शामिल था जो बाहर से पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं। इनको पहले एक छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, जिन टास्कों के माध्यम से इन लोगों को थोड़ी बहुत रकम मिलती थी। जब रकम लोगों को प्राप्त होती थी, लोगों का लालच बढ़ता था, तो ये लोगों से बात करते थे कि अगर आपको बड़ा पैकेज चाहिए, ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास अलग टास्क है। और उन्हीं टास्कों में शामिल थी किडनी की खरीद और फरोख्त। ये लोग किडनी जिन लोगों से लेते थे, जो लोग यानी कि डोनर थे, उनको 6 से 7 लाख रुपए देने की बात करते थे और उन्हीं किडनियों को फिर अस्पतालों के अन्य लोगों के माध्यम से, अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से जोड़ करके ऊंचे दामों में बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में पूर्ण रूप से गहनता से जांच कर रही है और हर एक पहलू को खंगाल के देख रही है। अब देखना यह होगा कि अगला पहलू जांच में क्या सामने आता है। एटन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अगली खबर बाराबंकी में जिला मुख्यालय स्थित सिविल कोर्ट परिसर में मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बुलडोजर चलाकर अधिवक्ताओं के टिन शेड और चैम्बर ध्वस्त किए जाने लगे। बिना पूर्व सूचना हुई इस कार्रवाई से वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर जुट गए। बताया जा रहा है कि सिविल बार के पास स्थित कई अधिवक्ताओं के टिन शेड और अस्थायी चैम्बर पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए मलबा हटाने का काम रुकवा दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिससे स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इस कार्रवाई को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व संवाद और सूचना के इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर जिला जज से वार्ता कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। घटना के बाद देर रात तक कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। अधिवक्ता सुनीत अवस्थी, प्रदीप श्रीवास्तव, संजय समेत कई वकीलों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। फिलहाल पूरे कचहरी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मुडपार गांव में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने से हड़कंप मच गया है। 1 अप्रैल से गांव के एक सुअर फार्म में सुअरों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और कुल 250 से अधिक सुअर तड़प कर दर्दनाक मौत से मर गए। फार्म मालिक ने वेटरनरी विभाग को इसकी सूचना दी। तब दुर्ग जिले के वेटरनरी विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पीपीई किट पहनकर जांच की और सैंपल कलेक्ट कर जांच रिपोर्ट भेजे गए।
2 अप्रैल को ही वेटरनरी विभाग ने सैंपल लेकर भोपाल स्थित ICAR के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान उन्हें भेज दिया। रिपोर्ट 6 अप्रैल को आई, जिसमें सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। चूंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है और इस बीमारी में संक्रमित जानवरों की मृत्यु दर लगभग 100% होती है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह पर बचे हुए 82 सुअरों को भी इंजेक्शन देकर मारा गया। इसके बाद सभी मृत सुअरों को JCB की मदद से गहरे गड्ढे में खोदकर दफना दिया गया। वहीं घटनास्थल के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड तो वहीं 10 किलोमीटर क्षेत्र सर्विलांस क्षेत्र घोषित किए गए। उड़पार एक ग्राम है यहाँ पर, वहाँ पर एक सुअर फार्म था जहाँ पर कुछ सुअरों के मरने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके उपरांत उनका सैंपल लेकर के लैब में भेजा गया था। लैब से अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई थी, जिसके उपरांत भारत सरकार के SOP अनुसार सभी वहाँ पर जितने भी सुअर थे उनकी कलिंग की गई है। सर, इसमें क्या मानव को भी खतरा है? नहीं, ये बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है, किसी अन्य जानवरों में भी नहीं होती है, ये केवल सुअरों को प्रभावित करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।